गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सब? लास्ट शायद परसों काफी लोग कम थे, है ना? ठीक है, एक बार जो परसों पढ़ा उसको रिवाइज करवाते हुए आगे बढ़ लूंगा, बट ज्यादा अपन दोबारा रिपीट नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट अपन ने दिवाली से पहले धान की यानी कि पेडी की राइस के रोग अपन पढ़ चुके थे। ठीक है, अब अपन जो अगली फसल है वो गेहूं है। जो मेजर है क्रॉप्स उनमें थोड़ा सा रहेगा, बाकी तो अपना फटाफट आएगा, क्योंकि इसके साथ ही अपन शुरुआत में क्या कर रहे हैं कि जैसे अभी बात आ रही है रस्ट डिजीज की, रोली रोग की, तो आगे कोई सी फसल का रोली रोग आए वो अपन यहीं पर लगभग खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अपने को उस हिसाब से अपन पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा शुरुआत में टाइम लग सकता है, आगे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो और बहुत ज्यादा नहीं, शायद अपने को मुश्किल से अब पैथो को खत्म करने में 10 क्लासेस के आसपास की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर अपन सबसे पहले बात रस्ट डिजीज, रोली रोग, जिन्हें हम किट अथवा रतुआ रोग भी कहते हैं। ठीक है, गेहूं में अक्सर कई बार लोग पहचान भी लेते हैं कि यार रोली लगी है, गांव में भी जानते हैं शब्द लोग। ठीक है, तो इसकी 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, जो 2-3 जो सबसे पहले ले लिए कि वायु जनित है। हमने लिख भी रखा है रोगों का, कौन से बीज जनित, कौन से मृदा जनित, कौन से वायु जनित। तो ये कैसा है? वायु जनित, यानी कि विंड बॉर्न या एयर बॉर्न इंग्लिश में इसको अपन कहते हैं। दूसरी बात, इसका फाइलम जो है वो बेसिडोमाइकोटा, क्लास है, वर्ग है यानी कि बेसिडोमाइसिटीज, और गण यानी कि ऑर्डर जो है वो पक्सिनेल्स या यूरेडिनेल्स। ज्यादा प्रचलित नाम यूरेडिनेल्स है, लेकिन पक्सिनिया जीनस की होने की वजह से कई बार जीनस का, ऑर्डर का नाम, गण का नाम यहाँ पे क्या होता है? पक्सिनेल्स, ध्यान रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर रस्ट जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार से हमने बात करी थी, एक ऑटोशियस, एक हेट्रोशियस, एकाश्रयी और एक भिन्नाश्रयी। इंग्लिश वाले नाम बड़े प्रचलित हैं, फिर भी इसको अगर अपन समझें तो कोई खास बात नहीं है। ऐसी रस्ट जिसमें पैथोजन को, रोगजनक को अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए केवल एक परपोषी की आवश्यकता पड़े, वो ऑटोशियस, और जिसमें मुख्य परपोषी के अलावा एकांतर परपोषी यानी कि अल्टरनेट होस्ट की आवश्यकता भी पड़े, वो हेट्रोशियस। तो ओटोशियस जो है, जब रोली रोगजनक एक ही परपोषी पर अपना जीवन चक्र पूर्ण करे, उसे कहते हैं ओटोशियस रस्ट कहते हैं, जिसके कई सारे उदाहरण ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गए क्योंकि आपको जितने भी रस्ट रोग है लगभग उनके रोगजनक यहीं पर आ गए। यहां ब्रैकेट में कौन सी फसल का रस्ट है उसका रोगजनक साथ में ही हमने डाल दिया है। तो आगे, और हमारे को पता ही है कि रोगजनक का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछते हैं अपने, तो यहां पर आपको, और एक बात हमेशा मैंने पिछली क्लास में बताई कि वैज्ञानिक नाम जो होता है फसल का, वो रोगजनक के नाम में कहीं ना कहीं जुड़ जाता है, और उससे हमें बड़ी मदद भी मिलती है। जैसे पक्सिनिया हेलियंथी, सूरजमुखी का, क्योंकि आप जानते ही हैं हेलियंथस एनस बोलते हैं इसलिए, तो ये पक्सिनिया। यहां पर ध्यान रखना है कि हमारे दिमाग में पक्सिनिया जीनस ही फिट हो रखा है, लेकिन पक्सिनिया के अलावा और भी जीनस होते हैं जो रोली रोग करते हैं, जिनमें यूरोमाइसिस की भी बात आएगी, फेकोस्पोरा की भी बात आएगी, मिलियमसोरा की भी आएगी, फ्रेगमेडियम की भी बात आएगी, जिम्नोस्पोरेंजियम की आएगी। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि भी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रोली रोग होता है, और आपको ऑप्शन में दे दिया यूरोमाइसिस, तो यूरोमाइसिस वहां पर आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सूरजमुखी का पक्सिनिया हेलियंथी, एलियम रस, एलियम मतलब प्याज लहसुन दोनों की बात आ गई। ठीक है, जिसमें पक्सिनिया पोरी या पक्सिनिया एलियन, एली नाम से जो कवक है वो ये रोग उत्पन्न करेगी। हॉलीहॉक रस्ट, जो कि एक आपका ऑर्नामेंटल प्लांट है एक तरीके से,
तो हॉलीहॉक के अंदर क्योंकि ये मालवेसी कुल से है तो पक्सिनिया मालवेसीरम या पक्सिनिया हेट्रोस्पोरा हॉलीहॉक के अंदर। ज्यादा फेमस में मैंने आपको यहाँ पर आगे वाली साइड में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर गन्ने में दो प्रकार का रस्ट है, नारंगी और भूरा। नारंगी है वो पक्सिनिया कोहनी और भूरा है वो पक्सिनिया मिलेनोसिफेला करके कवक अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, कुल मिला के कहें तो इनको याद ही करना है, रटना ही है। क्राइसेंथेमम रस्ट पक्सिनिया क्राइसेंथेमी नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, आगे अपने को आता है सोयाबीन का, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है फेकोस्पोरा पेकाइरिजी जो अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरी रिच का यूरोमाइसिस स्ट्राइटस ध्यान रखना है। तो उसके अलावा चौला में यूरोमाइसिस फेजियोली वैरायटी विग्नी अपन ध्यान रखेंगे। चना में साइंटिफिक नेम से ही है यूरोमाइसिस सिसेरी एरिएंटिनी, साइसर एरिएंटिनम उसका नाम होता है। उस आधार पर राजमा में यूरोमाइसिस अपेंडिकुलेटस। ठीक है, ये थोड़ा सा वैज्ञानिक नाम जुड़ नहीं रहा है। कार्नेशन ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट कह सकते हो, गुलनार जिसको कहते हैं, जिसमें यूरोमाइसिस डायंथी क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम होता है डायंथस बार्बेटस या और भी तरीके से अपन इसको जानते हैं। कॉफी रस्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमने बात कर भी ली थी, ये श्रीलंका से भारत में आया है और ये हेमेलिया वेस्टाड्रिक्स या हेमेलिया वेस्टाड्रिकोला से, यानी कि हेमेलिया जीनस भी रस्ट का ही है। ठीक है, अलसी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको ब्रीडिंग में भी पढ़ने में आता है। मिलेमसोरा लीनी, लिनसीड का वैज्ञानिक नाम लाइनम उसेटेसिमम जिसको अपन कहते हैं, तो लाइनम की वजह से लीनी इसके वैज्ञानिक नाम में कवक में मिलेगा। गुलाब में फ्रेगमेडियम ट्यूबरकुलेटम, ये थोड़ा हटके नाम आपको देखने मिलेगा। ये सारे उदाहरण ओटोशियस में हम बात कर रहे हैं, यानी कि इनमें किसी में भी अल्टरनेट होस्ट याद करने की आवश्यकता नहीं है। अल्टरनेट होस्ट परपोषी की आपको याद करने की आवश्यकता जहां पड़ेगी वो नीचे कुछ आ रहे हैं, जिसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट गेहूं का रस्ट ही आएगा। तो ये बड़ा आसान सा एट्रोशियस जहां पर दो या दो से अधिक परपोषी की आवश्यकता होती है, यानी कि यहाँ पर अल्टरनेट होस्ट कंपलसरी है, होना होगा ही होगा। ठीक है, तो इसमें गेहूं की रस्ट है या बाजरा रस्ट, गेहूं का तो अपन आगे पढ़ेंगे इसलिए यहाँ पर पूरा सब नाम नहीं दिया, 3 प्रकार की। बाजरा रस्ट पक्सिनिया सबस्ट्रेटा ध्यान रखना है आपको। ज्वार में पक्सिनिया परपूरिया, ये अपने को ध्यान रखना है। ज्वार बाजरा मक्का ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पक्सिनिया सोर्गी या पक्सिनिया मेडिस, सोर्गी देख के हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये ज्वार का हो सकता है, लेकिन पक्सिनिया सोर्गी मक्का में रस्ट करता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मेडिस से तो पता चल जाएगा। जय का क्राउन रस्ट पक्सिनिया कोरोनाटा, क्राउन से कोरोनाटा भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और सिडार एप्पल रस्ट जिम्नोस्पोरेंजियम जिनस का कवक यहाँ पर है, जिम्नोस्पोरियम जूनिपर वर्जिनियनी, जूनिपेरस वर्जिनियाना इसका वैज्ञानिक नाम होता है सिडार एप्पल का। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर हिट्रोशियस के कुछ उदाहरण अपन ने ध्यान रखे थे। उसके अलावा बीजाणु की उपस्थिति के आधार पर रस्ट के प्रकार हमने बात करे थे, मैक्रोसाइक्लिक माइक्रोसाइक्लिक। मैक्रोसाइक्लिक दीर्घ चक्रीय, ऐसे कवक जिनके लाइफ साइकिल में, जीवन चक्र में 5 प्रकार के बीजाणु होते हैं। रस्ट में अधिकतम कितने बीजाणु हो सकते हैं? 5, और 5 ही जिन रस्ट के रोग जनक में होता है वो मैक्रोसाइक्लिक दीर्घ चक्री। जितने ज्यादा बीजाणु उतना लंबा जीवन चक्र होगा। तो ये मैक्रोसाइक्लिक दीर्घ चक्रीय जिनमें सभी 5 प्रकार के बीजाणु उपस्थित होते हैं। 5 प्रकार के बीजाणु कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनको रिप्रेजेंट किस रोमन अक्षर से करते हैं? पहला वाला 0 से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पर लिखने में मिस्टेक थी, मैंने पिछली क्लास में करेक्शन करवा भी दिया था, तो ये अपने को ध्यान रखना है। सेकंड के बाद थर्ड और ये फोर्थ अपन ध्यान रखेंगे। तो ये स्टेज भी पूछ लेते हैं, 0 स्टेज पे क्वेश्चन पूछा गया और ये भी नाम का क्लियर हो गया कि ये पिक्नियो बीजाणु को, पिक्नियो स्पोर को ही स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेशिया कहते हैं। बाद में अपने को ये पता नहीं चल पाता है कि स्पर्मेशिया क्या है और पिक्नियो स्पोर क्या है। तो सबसे यहां पर मैंने एक ट्रिक भी बताई थी याद रखने के लिए, PAUTB, PAUTB। तो ये ट्रिक आपको आगे भी काम आती है। तो ये PAU मतलब P से पिग्नियोस्पोर, A से एशियोस्पोर, U से यूरिडोस्पोर, T से टीलियोस्पोर, B से बेसिडियोस्पोर। ये क्रम अपन ध्यान रखेंगे तो ये स्टेज कभी भी अपने गलती नहीं होगी। और ध्यान रखना वो स्टेज 0 से शुरू हो रखी है, फर्स्ट से शुरू नहीं है। तो सबसे पहले नंबर पे 0 स्टेज पिग्नियोस्पोर, फर्स्ट एशियोस्पोर। तो इस तरीके से ये लिखे हुए हैं। पिग्नियो के और नाम है स्पर्मेशिया या स्पर्मेटोगोनिया भी इसी को कहते हैं। एशियोस्पोर एशियो बीजाणु,
यूरिडोस्पोर को और भी नामों से यूरिडिनो बीजाणु, यूरिडो बीजाणु या यूरिडीनिया के नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर नाम में यूरिडो, ठीक है। टीलियो बीजाणु, टीलियोस्पोर। उसके अलावा बेसिडियो बीजाणु, बेसिडियो बीजाणु का नाम तो हम इसलिए जान चुके हैं क्योंकि ये बेसिडोमाइकोटा से ये कवक आपका रस्ट रोग होता है। बेसिडोमाइकोटा फाइलम हमने कहा और क्लास का बेसिडियोमाइसिटिस, क्योंकि इनमें लैंगिक बीजाणु जो बेसिडोस्पोर मेन है, बाकी और भी आएंगे। तो यहाँ पर मैक्रोसाइक्लिक में गेहूं की और गुलाब की रस्ट 2 है, जिनमें 5 प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। यानी कि ऐसा आसान ही क्वेश्चन पूछ ले कि गेहूं के रस्ट रोग में कितने प्रकार के बीजाणु लाइफ जीवन चक्र में होंगे, तो 5। कौन से होंगे, तो भी हमारा जवाब तैयार है, ठीक है। तो दीर्घ चक्री के उदाहरण है। लघु चक्रीय माइक्रोसाइक्लिक को फिर 3 भागों में बांटा गया, ऐसे जिनमें एक या अधिक बीजाणु एब्सेंट होंगे। 5 में से 1 एब्सेंट हो सकता है, 2 एब्सेंट हो सकते हैं, 3 अनुपस्थित हो सकते हैं, तो ऐसे कहलाएगी लघु चक्रीय माइक्रोसाइक्लिक। माइक्रोसाइक्लिक में पहली डेमीसाइक्लिक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने बता दी थी, ठीक है। डेमीसाइक्लिक जिनमें यूरिडो एब्सेंट है, बाकी चारों है। एंड हेमीसाइक्लिक जिनमें स्पर्मेशिया और एशियो एब्सेंट है, बाकी सारे तीनों हैं। और एंडो जिसमें केवल स्पर्मेशिया और एशियो ही उपस्थित है। तो ये थोड़ा सा याद रह जाए तो अच्छी बात है, बाकी पहले वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आता है, जो अपने को ये 5 बीजाणुओं वाली बात और ये इस तरीके से ट्रिक में याद रखेंगे। क्लियर है बात। अब आते हैं अपन गेहूं में रोली रोग की बात। इससे पहले का पढ़ चुके थे शायद यहां तक का अपन, ठीक है। तो ये केवल इसीलिए अपन ने बताया कि जो मंडे की क्लास में नहीं थे तो कम से कम उनको रहे। आपके टेस्ट में इस बार कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 25, ठीक है। तो इस बार क्लास भी लगभग 25 हो चुकी है। 25 में से 5 क्वेश्चन किसके देंगे, पहले अपन ने क्या पढ़ा, सेल बायो, क्योंकि भूल नहीं जाए, कहीं पुराना दोस्त है अपना, ठीक है, तो वो याद आता रहे। तो 5 क्वेश्चन सेल बायो से रहेंगे, 20 क्वेश्चन पैथो से रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये अपना अरेंजमेंट रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ध्यान रहे। 5 सेल बायो से देंगे, 20 क्वेश्चन आपको यहां से देंगे। हो सकता है एक आध बनाते टाइम मेरा मूड बदला, ऊपर नीचे हो जाए, 21 भी हो जाए, 19 भी हो जाए, वो अलग बात, ठीक है। बढ़े आगे, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट में भी आता है, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात। अब अपन बात करते हैं गेहूं में रोली रोग। गेहूं में रोली रोग रस्ट डिजीज जो है उसको अपन इस टेबल की फॉर्म में ही पूरा पढ़ लेंगे, तो और बनाएंगे भी टेबल के फॉर्म में, पहले समझेंगे उसके बाद, क्योंकि कंपैरिजन करेंगे तो हम आसानी से याद रख पाएंगे, ठीक है। तो पहले नोट नहीं करना है, नोट करने का टाइम दे दूंगा, आप चिंता मत करो, क्योंकि ये नोट करना में पूरा ही आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पर समझना बहुत जरूरी है। और जो बहुत ज्यादा चीजें अपन ने इसमें नहीं ली है, तीनों रोगों को एक साथ लिया, इसलिए थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। अब सबसे मेन बात ध्यान रहे कि 3 रोग है। सबसे पहला ब्लैक स्टेम रस्ट भी जिसको अपन कहते हैं, गेहूं का काला तना रस्ट रोग, ठीक है। दूसरा रहेगा ब्राउन या ऑरेंज, दोनों नाम से जानते हैं। ब्राउन ज्यादा फेमस है, ऑरेंज बहुत सारों को नहीं पता होता है, लेकिन ऑरेंज भी इसी को कहते हैं। गेहूं का भूरा पर्ण रस्ट, लीफ रस्ट जिसको अपन कहते हैं। और तीसरा है जिसे अपन कहेंगे येलो स्ट्राइप रस्ट, पीला धारी रस्ट। तीनों में फर्क है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहां पर रोगजनक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला, तो ठीक है। उससे पहले एक बात लिखिए, किलर डिजीज ऑफ व्हीट, गेहूं का सबसे घातक रस्ट रोग जो है वो कौन सा है, ब्लैक स्टेम रस्ट, ठीक है। काला शब्द ही खतरे को याद दिलाता है अपने को कभी कभी, ठीक है। काला कपड़ा भी कहीं दिख जाता है एक बार तो मन में डाउट हो जाता है पता नहीं क्या है। तो ये ब्लैक स्टेम हम तो याद ध्यान रखेंगे, किलर सबसे खतरनाक यही है, क्वेश्चन ऐसा आता है। रोगजनक अपने को ध्यान रखना है, पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई, कई बार शॉर्ट में पक्सिनिया ट्रिटिसाई भी लिख देगा, लेकिन ज्यादा सही जो आंसर है वो है पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई ब्लैक स्टेम रस्ट के लिए। इधर दोनों नाम फेमस है, पक्सिनिया रिकोन्डिटा भी बोलते हैं, पक्सिनिया रिकोन्डिटा ट्रिटिसाई जो इसका पूरा नाम होता है, और इसको पक्सिनिया ट्रिटिसिना, तीनों नाम इसके एग्जाम में यूज करते रहते हैं। हम इन दोनों को याद रखें तो अपने आप ही शॉर्ट में चाहे तो पक्सिनिया रिकोन्डिटा भी लिखेगा एग्जाम वाला, या पक्सिनिया रिकोन्डिटा ट्रिटिसाई या पक्सिनिया ट्रिटिसिना। और इधर स्ट्राइप से ही, धारी से ही याद रख जाएगा, स्ट्राइप से स्ट्राइप, पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया
यहां पर रोगजनक का। दूसरी बात आती है अल्टरनेट होस्ट, परपोषी, क्योंकि ये हेट्रोशियस रस्ट का उदाहरण है, तो यहां पर परपोषी एकांतर परपोषी की आवश्यकता होगी, अल्टरनेट होस्ट की आवश्यकता होगी। और अल्टरनेट होस्ट जो है वो आपको ध्यान रखना है, हम जाने पूरा नहीं पता है तो भी हम इतना जानते हैं, बारबेरी, ठीक है, बारबेरी के बारे में लगभग सबको पता है। तो बारबेरी या बारबेरी से रिलेटेड दो प्रजातियां और है, महोनिया और महोनिया बर्बेरिस। बर्बेरिस नाम देखो तो बारबेरी के वैज्ञानिक नाम में भी आ रहा है, बर्बेरिस वल्गेरिस, ठीक है। तो तीन नाम तो अपने को ध्यान रखने हैं, बारबेरी, महोबर्बिस और महोनिया, यही लगभग आपको इधर भी मिलेंगे। इसमें आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा ब्राउन रस्ट में, जो यहां पर इन दो नामों को जरा फेमस अपन अंडरलाइन करेंगे। एक तो थैलेक्ट्रम स्पेसियोसिमम करके एक घास है एक तरीके से, जो भी अल्टरनेट होस्ट हैं जो जीवन चक्र पूरा करने के लिए इंपॉर्टेंट है, किसमें, ब्राउन लेयर। या दूसरा एक और आइसोपायरम फ्यूमेरोइड्स ज्यादा पॉपुलर नाम है, आइसोपायरम फ्यूमेरोइड्स। इसी का एक और नाम लेप्टोपायरस फ्यूमेरोइड्स भी होता है। ये दोनों एक तरीके से जंगली घास ही मान लो खेत में जो होती है खरपतवार की तरह। ये अगर वो अपन कई बार कहते हैं ना रोग का नियंत्रण करना है तो खरपतवार हटाओ पहले, तो अगर अल्टरनेट होस्ट होगा ही नहीं तो रोगजनक अपना जीवन चक्र पूरा करेगा क्या, नहीं करेगा, तो खेत में और रोग फैलेगा क्या, नहीं फैलेगा। तो यानी कि ये घास बारबेरी वगैरह कहीं खेत के आसपास नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़े से नाम डायरेक्टली वैज्ञानिक नाम से, इनके बाकी नाम भी बोले हैं पर वो एग्जाम में नहीं आते। एक तो एक घास थैलेक्ट्रम स्पेसियोसम और दूसरी आइसोपायरम फ्यूमेरोइड्स, ये दोनों अल्टरनेट होस्ट होता है ब्राउन लीफ रस्ट के अंदर, आपको ध्यान रखना है। उधर और इधर में तो बड़ा आसान, एक तो बारबेरी, बारबेरी तो यूनिवर्सल याद रखना है, महोनिया महोबर्बिस इधर भी यही याद रख सकते हो, क्लियर है बात। ये हो गई अल्टरनेट होस्ट। कोलेटरल होस्ट हम आसानी से ज्यादा याद तो नहीं रख पाते, लेकिन कोलेटरल होस्ट जो है वो आपके कुछ यहाँ पर जो अक्सर चले आ रहे हैं बुक्स में, नोट्स में, वो मैं आपको बता दूं। कोलेटरल होस्ट मैंने आपको बताया था, दोनों में फर्क याद है, अल्टरनेट में और कोलेटरल में, दोनों में फर्क है बिल्कुल। एक तो कि अलग फैमिली का कुल अलग है वो अल्टरनेट होस्ट है, और सेम कुल का है तो वो कोलेटरल। एक बात और ध्यान रखनी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोलेटरल होस्ट जो है, मान लो मेरी गेहूं की फसल है, ठीक है, गेहूं का रोली रोग है, गेहूं की फसल नहीं है और वो रोगजनक जीवित रहना चाहता है तो उसको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। गेहूं का अल्टरनेट है ये, ठीक है, और यानी कि गेहूं की जगह पर इसका स्थान हो सकता है, लेकिन अल्टरनेट होस्ट है वो तो कंपलसरी है। गेहूं के साथ अगर इसको बदल दिया ब्रेकिपोडियम सिल्वेटिकम को, लेकिन बारबेरी नहीं होगा तो जीवन चक्र पूरा नहीं होगा। तो वो अल्टरनेट और ये कोलेटरल, मुख्य फसल के स्थान पर अगर ये पौधा भी होता है तो जीवन चक्र पूरा हो जाएगा। और यानी कि ये परिभाषा अपन ने पूरी अच्छे से पढ़ भी रखी है, तो एक बार जाके वापस देखना ताकि आपको और क्लियर होगी। तो कुछ आपके यहाँ पर ग्रेमिनी कुल की, इन सबका कुल कैसे पता चला मुझे, क्योंकि ये कोलेटरल होस्ट है और कोलेटरल समान कुल के होते हैं, और गेहूं का कुल ग्रेमिनी पोएसी, तो इन सबका कुल कौन सा है, ग्रेमिनी या पोएसी। ब्रेकिपोडियम सिल्वेटिकम, ब्रीजा माइनर, ब्रोमस पेटुलस, एवेना फेटुआ, एवेना सटाइवा तो जानते हो, तो एवेना सटाइवा ओट्स को कहते हैं, उसकी जंगली प्रजाति है ये, जंगली जई जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। एग्रोपायरम सेमिकास्टेटम, ब्रोमस कैथेटिकस, ब्रोमस जेपोनिकस और हॉर्डियम म्यूरिन। हॉर्डियम तो जानते ही हो, बार्ले, हॉर्डियम वल्गरे आप जिसको कहते हो, तो ये उसके जंगली प्रजाति है, ठीक है, जौ की जंगली प्रजाति है। तो ये जौ और जई और गेहूं, इन तीनों में कई सारे रोग कॉमन भी मिलते हैं, तीनों लगभग मिलते जुलते प्लांट है यूं को। उसके अलावा बात करें ये रोग कहां पर ज्यादा है, देश के मध्य, यानी कि मध्य में महाराष्ट्र आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, यूपी आ गया, इन राज्यों में आपको ब्लैक स्टेम रस्ट ज्यादा मिलेगा। देश के लगभग ऐसा रोग जो पूरे भारत में ही मिल जाता है, भारत में सबसे अधिक हानिकारक किलर बोला गया तो ब्लैक स्टेम रस्ट, और सबसे हानिकारक बोला गया तो ब्राउन लीफ रस्ट, ये ध्यान रखना है। ये पूरे सभी राज्यों में जहां जहां गेहूं होता है वहां सब जगह मिलेगा। उत्तरी पश्चिमी जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब हरियाणा हो गया, या बिल्कुल आपके उत्तरी पहाड़ों की तरह आपके ऊपर आपके बिल्कुल पंजाब या हरियाणा उत्तराखंड तक भी चले गए, तो जहां जहां गेहूं है उधर आपको देखने को मिल जाएगा। इनके अंदर बात करें कि ये कौन सा जल्दी आता है कौन सा लेट आता है, तो वैसे तो महीने से ही पता चल जाएगा, ठीक है।
सबसे पहले अक्सर आपको मिलेगा कौन सा वाला रोग, येलो स्ट्राइप वाला जो है वो लगभग दिसंबर जनवरी में गेहूं की छोटी फसल होगी महीने भर की, तभी आपको देखने मिल जाएगा। ब्राउन वाला जनवरी में, और सबसे लेट जो आता है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे लेट जो कौन सा रस्ट रोग है, तो ब्लैक स्टेम रस्ट आपका सबसे लेट वाला है, जो कब, जब फसल कटने की कगार पर रहेगी, तब मार्च अप्रैल में आता है, ध्यान रहेगा। ठीक है, अब बात आती है इनके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट हम नॉर्मली 3 तरीके से बात करते हैं, कल्चरल, शस्य प्रबंधन जिसको कहते हैं, केमिकल, और एक बायोलॉजिकल। ठीक है, प्रतिरोधक किसमें, बायोलॉजिकल में भी मान लेते हैं, कल्चरल में भी मान लेते हैं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। 3 मैनेजमेंट के पॉइंट यहां पर जो तीनों ही रस्ट रोग में काम आएंगे। पहला तो कि ये रोग आप से बचना है तो आपको अर्ली वेराइटीज लगानी। अर्ली वेराइटीज का जो फायदा है वो ये है कि जब आप अर्ली, मतलब जो अभी जैसे कुछ लोगों ने गेहूं अभी लगा दिया, कुछ लोग 15 नवंबर तक भी लगाएंगे। ठीक है, तो जिनका जल्दी लगा, तो जब रोगजनक आने का टाइम जनवरी होगा, तब जनवरी में वो और आगे की अवस्था पे चला जाएगा, तो ये रोगजनक रोग नहीं पहुंचा पाएगा। तो अर्ली वेराइटीज अगेती किस्में अगर आप लगाते हो तो रस्ट रोग से अपने को काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है। दूसरी बात, संतुलित उर्वरक का उपयोग करना। किसान देगा सीधा डीएपी ठोके जाता है, अब तो डीएपी मिलता भी नहीं इजीली। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा खाद नहीं डालना, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज होता है तो ऐसे केस में भी आपको रस्ट रोग ज्यादा मिलेगा। और अगर संतुलित में भी देखें तो रोग प्रतिरोधकता के लिए जो हमारे काम आता है कौन सा, पोटेशियम, तो पोटाश की मात्रा थोड़ी ज्यादा होगी तो फायदा आपको देगा। क्लियर है बात। संतुलित सिंचाई, किसान को जनरली अपन बात करें, मैं मेरे ही गांव मेरे ही खेत की बात करूं, तो घर पे जाके मैंने पूछा कि गेहूं में सिंचाई, अपन जानते हैं एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, तो हमारा लगभग चलता है कॉन्सेप्ट 21 वाला। फर्स्ट जो आपका क्राउन रूट इनिशिएशन आता है कितने दिन पे, 21 डेज। तो अक्सर हमारा लॉजिक ये कहता है कि 21 का पहाड़ा चलो, ऐसी 6 इरिगेशन नॉर्मली आइडियल मानते हैं। ठीक है, मिट्टी का भी फर्क पड़ता है, सब पड़ता है, लेकिन गांव में लोग 12 दिन में इरिगेशन दे रहे, 15 दिन में इरिगेशन दे देते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एक्सेस इरिगेशन से भी आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो ये कल्चरल है, कोई साइंटिफिक नहीं, बट तीनों रस्ट के लिए कॉमन पॉइंट कि सबसे पहला अगेती किसमें, संतुलित उर्वरक और संतुलित सिंचाई आपको ध्यान रखनी है। अब इनके रासायनिक प्रबंधन में कुछ केमिकल हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं, जो फेमस है, स्टैंडर्ड है, जो रस्ट में अपने को ध्यान रखना है, ट्राइडिमेफोन, जाइनेम, सॉल्युबल सल्फर, ऑक्सीकार्बोक्सिल। कहीं पर भी मैंने पर्णी छिड़काव फोलियर स्प्रे का इसमें नहीं लिखा, न कहीं बीजोपचार लिखा है। हमारा लॉजिक काम करता है कि क्या यह बीजोपचार होगा क्या, बताओ, कोई बताएगा इस रोग में बीजोपचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एयरबोर्न है, इसका रोगजनक बीज में होता ही नहीं है, तो आप दवाई लाके बीजोपचार करोगे तो कोई फायदा मिलेगा क्या? तो यानी कि हमारे को ये सीड बोर्न है, सॉइल बोर्न है या एयरबोर्न है, उससे हमारे को उसका मैनेजमेंट समझ में आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर सब में ये कर रहे हैं अपन, खेत खड़ी फसल में हम स्प्रे कर रहे हैं, यानी कि फोलियर स्प्रे, पर्णी छिड़काव कर रहे हैं, तो इसमें अपन ने लिखा नहीं, लेकिन हम वेल अंडरस्टूड है ये। ट्राइडिमेफोन परसेंटेज कंसंट्रेशन पे ज्यादा फोकस मेरा नहीं होता है, केमिकल का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन केमिकल के नाम पे ज्यादा आता है। ट्राइडिमेफोन, जाइनेम, सॉल्युबल सल्फर और ऑक्सीकार्बोक्सिल। कार्बोक्सिन और ऑक्सीकार्बोक्सिन यानी कि बीटावैक्स और प्लांटावैक्स जिनको अपन कहते हैं, ये सिस्टमिक सर्वांगी कवकनाशी, ध्यान रखना। सिस्टमिक के उदाहरण अपन आगे पढ़ेंगे भी, तो एक तो कार्बोक्सिन और एक ऑक्सीकार्बोक्सिन। कार्बोक्सिन का ट्रेड नेम बीटावैक्स, ऑक्सीकार्बोक्सिन का प्लांटावैक्स, अपन दोनों ही ध्यान रखेंगे, दोनों ही सिस्टमिक के। कार्बोक्सिन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्मेलिंग एंड कुल्का पढ़ा है। 1966 पहला सर्वांगी कवकनाशी खोज हुआ था, वो यही था, जिसका ट्रेड नेम क्या है, बीटावैक्स। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीकार्बोक्सिन सिस्टमिक फंजीसाइड का उपयोग हुआ है। ब्राउन लीफ रस्ट में 3 है, ट्राइडिमेफोन, जाइनेम, प्रोपिकोनाजोल, इधर ऑक्सीकार्बोक्सिन और प्रोपिकोनाजोल। ठीक है, तो इन चीजों को अपने को लिखना है, इंपॉर्टेंट चीजें, कैसे क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली टेस्ट में आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, हाँ नोट कर लें इसको, अपन टेबुलर फॉर्म में ही बनाए, बहुत बढ़िया रहेगा। कॉपी को पढ़ने में दिक्कत आ रही है पीछे से, ऐसे में कहीं दिक्कत आएगी? आगे वालों को पढ़ लोगे? क्योंकि मैं अगर जूम करूंगा तो तीनों कॉलम एक साथ नहीं दिखेंगे आप, अगर दिक्कत आए तो फिर अपन कुछ और जुगाड़ करें।
ठीक है। टेस्ट में आपके आज वाला नहीं, कल वाला नहीं, परसों तक आएगा। परसों जो पढ़ेंगे ना वो भी टेस्ट में आएगा। ठीक है, हाँ, ये थोड़ा सा सिस्टम हमें सुधारना है, इसलिए नोट कर ले इस टेबल को सिस्टमेटिकली। पढ़ने में आ जाएगा सबको? नहीं आया तो थोड़ा बहुत, क्योंकि उधर भी स्क्रीन लगी हुई है आपकी, इधर भी है, और अगर कहीं ऐसा हो तो पूछ भी लोगे तो मैं बता दूंगा, क्योंकि ये टेबुलर फॉर्म में ही याद होगा, बाकी ये 3 पेज बढ़ जाएंगे अलग अलग पढ़ते टाइम, इसलिए कॉपी को आड़ा पेज बना के इसको लिखना। बहुत ज्यादा पॉइंट इसमें नहीं डाले हैं, कुछ और चीजें जो अलग से आगे बात करेंगे। थोड़ा सा टेबल आपको ज्यादा इसलिए लगेगा क्योंकि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों कई जगह लिखी गई है, तो वो आपको जो नहीं लगे आवश्यकता तो ना लिखें।
तो आप में से एमएससी कितने लोगों ने कर ली है या चल रही है? एमएससी चल रही है, कहां हो गई, कहां से? उत्तराखंड से। कौन सा, कहां पे? ठीक है, जहां भी उत्तराखंड में है। मैंने कौन सा उत्तराखंड देखा है। ठीक है, और किसी की? अपने कहां से? ठीक है, जहां से भी ये चल रही। चलो बढ़िया। एमएससी का भी जब भी मौका मिले कर लेनी चाहिए हमेशा। नहीं, बाकी उससे पहले डबल ओ बन जाओगे जब, तो फिर अपने को आवश्यकता महसूस नहीं होती है। लेकिन एमएससी जिनकी हो चुकी है उनको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन, उसके सब्जेक्ट का डबल ARO ARO का और साथ में एओ का ऑप्शन और मिल जाता है। आप लोगों ने फॉर्म भर दिए डबल ए के? भर लिए? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है वेबसाइट वगैरह पे? कहीं वैसे तो नहीं आती आजकल, तो वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है ना, OTR, आई थिंक शायद कुछ। फॉर्म्स सारे टाइम से ही भर लेना, लास्ट डेट के भरोसे नहीं रहना, अपने टाइम से भर भुरा के फ्री रहना। क्या आता है? ओवरऑल OGPA। हाँ, आपके OGPA होगा डिग्री। आपकी डिग्री कहां से है? जोबनेर में? तो बाकी जोबनेर यूनिवर्सिटी किस में देती है? OGP में ही आता है सबका, क्योंकि उसमें कुछ वैसे डिफरेंस होता नहीं है नॉर्मली, तो कुछ जगह हो तो वो अलग से फॉर्मूला आपकी मार्कशीट में भी लिख रखा होगा कुछ। OGP लिखा है ना, वो एक ही होता है वैसे।
वो सीजीपीए ही पर आ जाएगा, वो एक ही चीज है दोनों। ओवरऑल ग्रेड पॉइंट जो होता है ये सीजीपीए लगभग इक्विवेलेंट ही होता है। 1/10 का जो स्केल होता है इसमें, जो 10 आउट ऑफ 10 का स्केल होता है ये, तो लगभग सेम ही होता है। शायद आई थिंक मेरी खुद की डिग्री बीएससी ओजीपीए में ही है। एक बार आपने पूछा है तो कल और पता लगा देंगे, है ना। एग्रीकल्चर की कोई सी भी वैकेंसी आए, फॉर्म चाहे क्रिप्को की आए, चाहे इपको की आए, चाहे एनएफएल आए, चाहे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन सीडब्ल्यूसी की आए, फॉर्म हमेशा सबके भरना, ठीक है। कई बार पता नहीं होता है अपनी किस्मत अपने को कहाँ ले जाती है, तो हम कई बार तो सोचते हैं कि यार जाना ही नहीं है। अरे होने तो दो पहले, फिर तय करेंगे जाना नहीं जाना। तो फॉर्म ही नहीं भरते हम कई बार, हम ध्यान नहीं रखते हैं, वैकेंसी आई, फॉर्म आया, बहुत लोगों ने भर दिया, हमें पता ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक्टिव रहना, आजकल वैसे भी आपको पता चल ही जाता है कहीं ना कहीं, फोन से, मोबाइल से, ऑनलाइन तरीके से। तो ये ध्यान रखना है कि वैकेंसी कोई भी आए, फॉर्म हमेशा जरूर भरना। कम से कम नहीं भी होगा तो कुछ सीख के आप आओगे उस वैकेंसी के एग्जाम से। कर लिया नोट? एक बार आप नोट कर लें, फिर भी इसमें जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है उसको अपन मार्क भी कर लेंगे एक बार। इसमें अपने दो उल्टी टोपी वाले आते थे ना, दो जो उल्टी टोपी पहन के आते थे ना, दो साथी ऐसे थे, वो दोनों ही नहीं दिख रहे मेरे को, एक सीधी दिखी आज, इससे दो सीधी दिखी। हाँ एक तो सीधी। कर लिया नोट सबने? ब्लैक स्टेम रस्ट में लास्ट में ऑक्सी कार्बोक्सिन, इनके ट्रेड नेम, कौन सा केमिकल रसायन किस समूह में, किस ग्रुप में आता है, वो आखिरी में मैनेजमेंट वाली क्लास जो अपनी रहेगी डिजीज मैनेजमेंट की, उसमें आपको बताएंगे कौन से नाइट्रोजनस है, कौन से आपके ऑर्गेनिक, कैसे अलग अलग टाइप के हैं, वो क्या ट्रेड नेम है, वो सब अपन तब बात करेंगे। ये WP लिखा हुआ है, 76% वेटेबल पाउडर, जानते हो आप, ठीक है। तो घुलनशील पाउडर की फॉर्म में, जिससे पाउडर की फॉर्म में घोल बनता है फिर, तो अपने को उनपे नहीं जाना, मेन केमिकल के नाम याद रह जाए वही बहुत है अपने लिए। हो गया नोट सबका?
एक तो अपने को सबसे इंपॉर्टेंट इनके नाम पता होना चाहिए कि स्टेम रस्ट को ही ब्लैक स्टेम रस्ट, ठीक है, तने वाली को काली रोली कहा गया है, समर रस्ट भी इसी को कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले तो नाम में ही है, ठीक है। दूसरी बात, किलर डिजीज बोले किसको, तो ब्लैक स्टेम रस्ट को। इसका ऑरेंज या ब्राउन या लीफ रस्ट तीनों नामों से बोला जाए ये एक ही है, और इसे येलो या स्ट्राइप पीली या धारी रोली रोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है इनके नाम से। तो बहुत सारी चीज अपन ने नाम में डाल दी है। फिर इसके रोगजनक सबसे इंपॉर्टेंट तीनों में ही जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काम में आएगा, क्या क्या नाम से आ सकता है वो भी आपको मैंने यहां पर बता दिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोगजनक अपने को ध्यान रखना है। अल्टरनेट होस्ट में आप बारबेरी और महोनिया, ये दो नाम उन दोनों में ध्यान रख लो, ब्लैक और येलो रस्ट के अंदर, इनमें ये नाम ध्यान दे जाए तो अच्छी बात। बाकी बारबेरी तो सबको याद रखना ही रखना है, ठीक है ना। इसमें दो वैज्ञानिक नाम है, थैलेक्टर स्पेसियोसम और आइसोपायरम फ्यूमेरोइड्स, दोनों ध्यान रहे तो अच्छी बात है। बाकी ये भी मैंने पहले ही लगा दिए थे। कोलेटरल होस्ट याद रह जाए, बढ़िया बात है। बाकी ज्यादा लोड मत लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं ऐसी। सबसे भारत में सबसे हानिकारक रोग के तौर पे क्वेश्चन पूछा जाए तो ब्राउन वाला, ठीक है। और ये क्षेत्र याद रहे तो अच्छी बात। अपीयरेंस ये याद थोड़ा रह जाए तो बढ़िया बात है। कौन सा लेट है, कौन सा सबसे अर्लीस्ट है और कौन सा अर्ली है, तो ये महीने भी अपने को ध्यान रह जाए तो बढ़िया बात है, कोई टेंशन नहीं। बाकी बात आती है फिर केमिकल्स पे, तो केमिकल्स के नाम आपको याद रखने, ठीक है। कौन सा मैनेजमेंट में कौन सा केमिकल आएगा। कल्चरल मैनेजमेंट नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, कोई सी टेंशन वाली बात नहीं। तो क्वेश्चन वाली जो चीजें हैं कुछ मैंने हल्के हल्के मार्क डाले हैं ताकि आपको ध्यान रहे। तो मेन तो ऊपर के 2 कॉलम से 3 कॉलम से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बन रहे हैं और लास्ट केमिकल पे, ठीक है। क्लियर है बात, बढ़े आगे। कितने लोग हैं जो अभी भी किसी का नोट करना बाकी है, कर लो फटाफट से। हाँ, रस्ट के सिम्टम नाम में ही छुपे हुए हैं। रस्ट आपको तने पर है, मुख्य जो बात है तने और ये पत्तियों पर है, और ये पत्तियों पर पीली धारी के रूप में आएगी, ठीक है। तो सिम्टम अलग से अपन इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने इसीलिए बोला कि पीली आपकी रोली दिख रही है और धारी के रूप में कहां दिख रही है, पत्तियों पे ही दिखेगी। ये भी पत्तियों पे, इसमें ध्यान रखने लेना, ये पत्तियों पर दिखेगी, ठीक है। ये पत्तियों पे लिखा हुआ है और ये कहां पे आएगा, तले में। ये काले कलर की, ये भूरे या नारंगी रंग की होगी। तो लक्षण अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है बात, बढ़े आगे। आगे अपन बात करें इसके जीवन चक्र से, यहां से क्वेश्चन आते हैं। जीवन चक्र लाइफ साइकिल समझेंगे, बाकी पॉइंट्स डायरेक्ट अपन बात करेंगे। देखो ध्यान से इधर ध्यान रखें, कितने 5 बीजाणु हैं, कितने, क्योंकि ये मैक्रोसाइक्लिक है, 5 है। उनकी अगर अपन बात करें, स्टार्टिंग अपन करते हैं, सबसे पहले हमारी ट्रिक जो थी वहीं से चालू करते हैं, PAU-TB। वो ट्रिक यहां पर भी काम आएगी। पी से पिक्नियोस्पोर था, जिसका दूसरा नाम स्पर्मेशिया था, यानी कि डायरेक्टली आप स्पर्मेटाइजेशन से जो आपका स्पर्मेशिया बनेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, इन्होंने लिखा नहीं है, ये स्पर्मेटोगोनिया लिख दिया है। तो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेशिया, पिग्नियोस्पोर, तीनों एक ही चीज है। तो सबसे पहला जो बीजाणु है वो स्पर्मेशिया, नाम है स्पर्मेटाइजेशन, अपन कवक में पढ़ भी रखे हैं, ठीक है। तो स्पर्मेशिया बीजाणु सबसे पहले यहां पर बनते हैं, स्पर्मेशिया, ठीक है। उसके बाद जो अगला बीजाणु बनता है वो कौन सा बनता है, एशियो बीजाणु। हमारी ट्रिक भी यही कह रही थी कि पी यहां पर स्पर्मेशिया का दूसरा नाम पिक्नियोस्पोर, क्या है, पिक्नियोस्पोर। ट्रिक को देख लो पहले, पी ए एशियोस्पोर, फिर यू यूरिडोस्पोर, फिर आपका टी टीलियोस्पोर और बी बेसिडियोस्पोर। PAU-TB वाला ही चल रहा है। यहां पर ध्यान रहे,
ये इधर से यहां तक का भाग अल्टरनेट होस्ट यानी कि बारबेरी की पत्ती पर ये बीजाणु बनेंगे, और इधर वाली बात करें तो ये आपके कहां पर बनेगा, गेहूं पर। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा बीजाणु किस पौधे पर बनेगा, कौन सा बीजाणु किस पौधे को संक्रमित करता है। तो यहां से ध्यान शुरुआत करते हैं, एशोस्पोर है वो डायरेक्टली बनेगा किस पर, बारबेरी पर। संक्रमित किसको करेगा, गेहूं को। तो ये एशोस्पोर यहां पर आया, एशो से बना यूरिडो, यूरिडोस्पोर सबसे खतरनाक होता है, इसे रिपीटिंग स्पोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपीटिंग। यानी कि देखो तो ये वापस तीर का निशान पीछे जा रहा है, ये यहीं से यहीं खेत में बहुत सारा नुकसान पहुंचाता है। तो रिपीटिंग स्पोर या खेत में जो रोग बड़े तीव्र तरीके से उग्र बन जाता है, ये रोली रोग, तो उसका कारण कौन सा बीजाणु, यूरिडोस्पोर। यूरिडोस्पोर, फिर आएगा टेलियोस्पोर, फिर आएगा बेसिडो। बेसिडियोस्पोर जो है वो ये तीनों यानी कि यूरिडो, बेसियो, यूरिडो, टेलियो और बेसिडो, यानी कि आपके ये तीनों कहां बने, गेहूं पर। और बेसिडियो जाके संक्रमित करेगा दोबारा बारबेरी को, ठीक है। फिर वहां पर जो दो स्पोर बनेंगे, स्पर्मेशिया और एसियो स्पोर, फिर एसियो संक्रमित करेगा गेहूं को, और इस तरीके से जीवन चक्र चलेगा। यानी कि जीवन चक्र पूरा होने के लिए बारबेरी की आवश्यकता पड़ रही है, और बारबेरी यहां पर क्या है, अल्टरनेट होस्ट। इसीलिए अब अपन इस बात को आए जो हमारे काम की है, जहां से क्वेश्चन वाली चीजें हैं वो तो समझने के लिए था। अब पहला पॉइंट जो है वो तो अभी मैं पिछली स्लाइड से रिलेटेड था कि हमने 3 रोली रोग पढ़े थे, तीनों के लिए अब इतनी सारी रेजिस्टेंट वेराइटी है, सारी अपन याद नहीं कर पाएंगे, तो हम उस पे आते हैं जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना अच्छी रहती है। ऐसी किस्म जो तीनों ही रोली रोग के लिए प्रतिरोधक हैं, जिसमें कुछ नाम लरमा रोजो, सफेद लरमा, छोटी लरमा, सोनालिका, ये जो किस्में गेहूं की पुरानी किस्में जरूर है, लेकिन गेहूं के तीनों ही रोली रोग के लिए प्रतिरोधक, ठीक है। अब हमारा जो लाइफ साइकिल से जो क्वेश्चन थे उन पे आते हैं कि गेहूं को संक्रमित करने वाला बीजाणु कौन सा था। भाई ये देखो, एशो इधर से आया था, गेहूं पे आए, ठीक है। बारबेरी को किसने संक्रमित किया, बी से भी ध्यान रखो, बेसिडियो ने। यानी कि आपका है गेहूं को संक्रमित करने वाला तो एशो स्पोर, एकांतर परपोर्शी जो कि बारबेरी है, उसको कौन करेगा, बेसिडियो। सीधा लाइफ साइकिल से क्वेश्चन है। अगला है, मैंने अभी बोला था रिपीटिंग स्पोर, रिपीटिंग बीजाणु, रोली रोग के तीव्र फैलने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है, यूरिडो। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, यूरिडो। अब ये एक और बात ध्यान रखना है कि कौन सा लैंगिक है, कौन सा अलैंगिक है। यूरिडो को छोड़ दो, सारे लैंगिक हैं। 5 में से यूरिडो अलैंगिक है, बाकी सारे ही लैंगिक है। तो यूरिडो के अतिरिक्त सभी, यूरिडो के अतिरिक्त सभी बीजाणु कैसे हैं, लैंगिक बीजाणु। ये नहीं भी याद रहे, कोई बात नहीं। आगे अगला क्वेश्चन, एक तो इंपॉर्टेंट, ये जो थे ऊपर वाले तीनों इंपॉर्टेंट थे। अब अगला है ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अपन ने बता दिया लैंगिक या अलैंगिक। ये वाली बात जो अपने को ध्यान रखनी है, हमारे ट्रिक ही कह रही थी, पीएयू टीबी। तो अपने को ध्यान रखना है कि यूरिडो, टीलियो, बेसिडियो, ये तीनों का बनेंगे। डायग्राम में भी अपन ने देखा कि यूरिडो, टीलियो, बेसिडियो बने, फिर गए बारबेरी पे। बारबेरी पे कौन कौन से बने, पिकनियो और एशियो। तो यानी कि ये चीज अपन ने लिखी है कि गेहूं पर बनने वाले बीजाणु कौन से हैं, यूरिडो, टीलियो और बेसिडियो। जबकि परपोषी यानी कि एकांतर परपोषी अल्टरनेट पे कौन से बनेंगे, कौन से बनेंगे, स्पर्मेशिया यानी कि पिकनियोस्पोर, स्पर्मेशिया यानी कि पिकनियोस्पोर और एशियोस्पोर। तो ये बीजाणु से संबंधित जितने क्वेश्चन यहां से बनते हैं वो अपन ने डाले हैं। पांचों पॉइंट को नोट कर लें, जिसमें से ये पॉइंट नहीं भी याद रहेगा चलेगा, पर बाकी सब इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, कौन सा बीजाणु किस पे बनता है, कौन सा किसको संक्रमित करता है, कौन सा रिपीटिंग है। तो ये अपने को क्वेश्चन वाली चीजें उस पूरे जीवन चक्र से इंपॉर्टेंट।
ये अल्टरनेट आएगा यहाँ पर एकांतरित परपोषी। तो अल्टरनेट होस्ट पे बनने वाले तीन है, सॉरी दो है, पिकनियोस्पोर जिसको स्पर्मेशिया स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, और एशियोस्पोर। गेहूं पे बनने वाले यूरिडो, टीलियो और बेसिडियो। गेहूं को संक्रमित करने वाले एशियो, बारबेरी को यानी कि अल्टरनेट होस्ट को बेसिडियो, रिपीटिंग स्पोर यूरिडोस्पोर। तो ये गिने चुने फेमस क्वेश्चन है स्पोर से। जो पढ़ाया जा रहा है, मैं खुद ही कहता हूं पैथोलॉजी याद करने वाला सब्जेक्ट है। तो इसमें रोज का रोज अगर आप नहीं पढ़ोगे, रिवीजन नहीं करोगे, तो नोट्स ही बन पाएंगे, याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए आपको केवल नोट्स नहीं बनाना है। आज जो पढ़ाया 2 बार जाके कोशिश करके जरूर पढ़ लेना, क्योंकि समझने वाली चीजें हैं वहां पर। तो ठीक है, ये तो पूरा समझने वाला पोर्शन था। वैसे लाइफ साइकिल आपको बनाने की आवश्यकता नहीं, मेन काम वाली चीजें अपन बना रहे हैं। ये पिग्नियोस्पोर लिख रखा है अपन ने थोड़ा सा यहाँ पर। अब मैं इसको मिटाने जाऊंगा तो स्लाइड डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए नहीं मिटा रहा हूं मैं। पिग्नियोस्पोर ये पहले ही पता है हमें, स्पर्मेशिया, पिग्नियोस्पोर, स्पर्मेटोगोनिया, तीनों एक ही चीज है। वो एग्जाम वाला कोई सा भी नाम लिखे तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था पिछली क्लास में या पहले कि 0 स्टेज रस्ट बीजाणु कौन सा है, तो पिग्नियोस्पोर आंसर चला जाता है। फर्स्ट वाला कौन सा है, इस तरीके से हम सीक्वेंस ध्यान रखेंगे, PAUTB वाली। तो आज के लिए इतना ही लेंगे अपन। अगली क्लास में स्मट रोग लेंगे, जिसमें लूज स्मट और बाकी सारी स्मट को भी कवर करेंगे, और अगली क्लास में गेहूं के रोग को लगभग अपन खत्म कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।